हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है द सेल स्टोरी में। बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को सेल साइकिल का रेगुलेशन पढ़ाऊंगी, तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल के रेगुलेशन के बारे में। और मैं आपको बताऊंगी कि साइक्लिन्स क्या होते हैं, सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है। बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पर्सपेक्टिव से। इससे 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, 15 to 20 मिनट्स में काम हो जाएगा। और इससे रिलेटेड मैंने नीट के जो भी PYQs हैं वो भी सॉल्व करा दिए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक सेल साइकिल रेगुलेशन, और उसमें हम लोग फिर फर्दर पढ़ते हैं साइक्लिन्स एंड चेक पॉइंट्स। देखो बच्चों, सेल साइकिल का रेगुलेशन पढ़ने से पहले हमें सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेल साइकिल जो है इसको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया एक सेपरेट वीडियो में। अब मैं हर वीडियो में वही चीज़ अगर पढ़ाने बैठूंगी तो आप जानते हो कि टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप उसमें सेल साइकिल वाला टॉपिक देख लेना। ठीक है, तो उससे आप लोगों को अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाएगी। फिर भी हम एक ज़रा सा बेसिक सा एक डायग्राम बना के देखेंगे, ताकि जो है आप लोगों को, अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, तो बच्चों जो सेल साइकिल होती है हमारी, बच्चों जो हमारी सेल साइकिल है ये दो फेज में होती है। एक फेज होती है जिसे हम कहते हैं इंटरफेज, और दूसरी फेज होती है जिसे हम कहते हैं एम फेज। ठीक है, दूसरी होती है एम फेज। तो जो इंटरफेज होती है बच्चों, यहाँ पे सेल जो है हमारे सेल डिवीजन का 95% टाइम ऑफ स्पेंड करती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज हो गई, यहाँ पे सेल जो है डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होगी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे सेल जो है अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। एम फेज में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न होना है, इसीलिए ऑलमोस्ट क्या होती है 1 आवर जो है इसका ड्यूरेशन होता है। इससे ज़्यादा इसका ड्यूरेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली जो है डिवीज़न करना है, क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सेपरेशन हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। लेकिन जो इस डिवीज़न के पहले की जो प्रिपरेशन है वो सारी कहाँ पे होती है, हमारी इंटरफेज में होती है। और इंटरफेज हमारी डिवाइड है 3 फेजेस में, जिसमें है एक हमारी G1 फेज, दूसरी है हमारी S फेज, और तीसरी है हमारी कौन सी, G2 फेज। ठीक है, एक और फेज होती है जहाँ पे सेल जो है जाती है अगर उसे डिवाइड नहीं करना होता है, जिसे हम लोग क्विसेंट फेज या फिर इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनएक्टिव स्टेज होती है, लेकिन सेल्स यहाँ पे क्या होती है, एक्टिव होती है। ठीक है, तो जीवन में क्या होता है, जीवन में सेल जो है प्रिपेयर होती है रेप्लिकेशन के लिए, ग्रो करती है मेटाबॉलिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सेल जो है वो ग्रो करती है, सेल ग्रोज मेटाबॉलिकली, एंड प्रिपेयर फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, प्रिपेयर होगी किस चीज़ के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एस फेज में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा रेप्लिकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। और G2 में बच्चों क्या होता है, G2 में क्या होगा, यहाँ पे सेल अगेन ग्रो करेगी मेटाबॉलिकली, सेल फिर से यहाँ पे ग्रो करेगी। और क्या होगा बच्चों, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी यहाँ पे, क्योंकि सेल को माइटोसिस में जाना है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना ज़रूरी है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी यहाँ पे होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होती है बेटा, वो क्या होती है, डीएनए की रिपेयरिंग होगी। डीएनए की रिपेयरिंग क्यों होगी, इसका एक देखो लॉजिक समझो।
कि मान लो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। अब क्या है कि डीएनए के रेप्लिकेशन होने के बाद समझो अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो गया, ठीक है, कोई बेस पेयर इधर से उधर हो गया और उसका अगर रिपेयरिंग नहीं हुआ तो वो सीधे एम में इंटर कर जाएगा, और एम में इंटर कर गया तो फिर वो डॉटर न्यूक्लियाई में चला जाएगा। मतलब क्या है कि म्यूटेशन जो है वो परसिस्ट हो जाएगा सेल में, ठीक है। तो म्यूटेशन ना हो कोई सेल में, इसीलिए क्या है कि G2 में डीएनए की रिपेयरिंग भी होती है। और जीवन में भी एक काम होता है बच्चों, यहाँ पे भी जो डीएनए हमारा प्रिपेयर हो रहा है रेप्लिकेशन के लिए, उसमें भी चेक करा जाता है कि डीएनए में जो है कोई म्यूटेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर म्यूटेशन वाला डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो फिर तो वो फर्दर आगे रेप्लिकेट होगा ही, और साथ ही साथ वो डॉटर्स में भी चला जाएगा। तो यहाँ पे एक और काम होता है, प्रिपेयर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। और अगर कोई डीएनए म्यूटेटेड है तो उसका क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद ही सेल जो है वो एस फेज में एंटर करेगी, क्योंकि अगर सेल जो है एस फेज में एंटर कर गई तो उसको फिर तो डिवाइड होना ही होना है, उसका रेप्लिकेशन होना ही होना है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है हमारे सेल साइकिल के जो 3 फेज होते हैं इंटरफेस के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मान लो अगर जीवन फेज में कोई ऐसी सेल दिख गई जिसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है, या उस जिसमें जो है मान लो सेल है उसमें सफिशिएंट उसकी ग्रोथ नहीं है, उसका जो डीएनए है वो प्रॉपर जो है रेप्लिकेट नहीं है, उसमें म्यूटेशन है, तो क्या होगा, उस वहाँ से सेल जो है क्या करेगी, एग्जिट करके चली जाएगी कहाँ पे, G0 स्टेज में, क्विसेंट स्टेज में चली जाएगी, और तब तक रहेगी जब तक उसमें रिपेयरिंग नहीं हो जाती, उसमें प्रॉपर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो जाती, प्रॉपर ग्रो नहीं कर जाती एस फेज में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है बच्चों जीवन वाला जो होता है फेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा आप देखो इंटरफेज को और क्या कहते हैं, इंटरफेज को कहते हैं रेस्टिंग फेज। यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, रेस्टिंग फेज। लेकिन इसको रेस्टिंग फेज कहते जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे सेल कोई भी रेस्ट नहीं करती है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है इंटरफेज में। तो इसीलिए हम लोग जो है सेल साइकिल के रेगुलेशन को पढ़ते हैं। अब बच्चों सेल साइकिल जो है वो किस तरह से रेगुलेट होती है इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स थे, मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, पढ़ दिया समझा दिया है मैंने। हाँ देखो, प्रिपरेशन फेज होती है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे सेल स्पेंड करती है। इसके 3 फेजेस दिखाए गए हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, जिसे गैप 1 भी कहते हैं, सेल ग्रो करती है, परफॉर्म करती है नॉर्मल फंक्शन एंड डिसाइड करती है कि उसे डिवाइड करना चाहिए कि नहीं डिवाइड करना चाहिए। अगर सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो वो फिर आगे फर्दर एस फेज में एंटर करेगी, और अगर नहीं है तो फिर वहीं पे अरेस्ट हो जाएगी G0 फेज में जा करके, जिसे क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। फिर एस फेज में क्या है, सिंथेसिस फेज इसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए डबलिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेटेड हो जाएंगे, ठीक है। G2 फेज में क्या होता है, गैप फेज होती है, यहाँ पे फिर सेल दोबारा से और भी ग्रो करेगी और चेक होगा डीएनए में कोई एरर तो नहीं है, डीएनए जो रेप्लिकेट होके आया है उसमें किसी भी तरह के कोई एरर्स तो नहीं है। और जो है सेल यहाँ पे प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए, एम फेज में एंटर होने के लिए सेल यहाँ पे प्रिपेयर हो गई। सोचने की बात है ना बच्चों, अगर यहाँ पे हमने डीएनए एरर चेक नहीं करे, अगर सेल ने यहाँ पे डीएनए एरर चेक नहीं करे तो वो एम फेज में एंटर कर जाएंगे, है ना, और एम फेज में एंटर कर गए तो फिर डिवीजन होना मतलब सेल में, डॉटर सेल में वो एरर को पास ऑन कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे G2 फेज में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डीएनए के एरर्स को चेक करना। नेक्स्ट जो फेज होती है हमारी एम फेज, ये इंटरफेज का पार्ट नहीं है, सेल साइकिल 2 फेज में होती है, एक इंटरफेज एक एम फेज। तो अब हम लोग देख रहे हैं एम फेज के बारे में, इसे माइटोटिक फेज भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सेल का एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, यानी कि सेल का एक्चुअल सेल डिवीजन, यानी एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या होता है माइटोसिस में, कैरियोकाइनेसिस मैंने बताया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब हमारी क्या है, कैरियोकाइनेसिस है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और उसके बाद फिर आती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल जो है हमारी 2 सेल्स में फिजिकली डिवाइड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि देयर इज ऑल्सो ए G0 फेज, रेस्टिंग फेज, क्विसेंट फेज, वेयर सेल एग्जिट द साइकिल एंड डू नॉट डिवाइड।
जैसे कि कुछ सेल्स हो गई न्यूरॉन मसल सेल्स, इनमें क्या है कि डिवाइड नहीं होंगी ये सेल्स, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स का नाम दिया है, अदरवाइज जो सेल डिफेक्टेड है वो भी G0 या रेस्टिंग फेज में क्विसेंट फेज में जाके रुक जाएंगी, आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करा जाएगा उनको। बच्चों रोल्स ऑफ साइक्लिन एंड सीडीकेस देखेंगे। तो ये साइक्लिन्स क्या होते हैं, साइक्लिन्स क्या होते हैं बच्चों, साइक्लिन्स क्या होते हैं बच्चों, ये साइक्लिन्स हमारे होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। क्या होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, तो इनका काम क्या होगा, रेगुलेट करेंगे ये किसी ना किसी चीज को। तो ये रेगुलेट करते हैं सीडीके की एक्टिविटी को। अब सीडीके क्या है, सीडीके हमारे क्या है, नाम से पता चल रहा है, सीडीके का पूरा नाम जानो तो इससे आपको आसानी हो जाएगी याद रखने में। इसे सी से होता है हमारा साइक्लिन, डी से होता है हमारा डिपेंडेंट, और के से होता है हमारा काइनेज, ठीक है। तो सीडीके जो है हमारा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये क्या है हमारा, ये एंजाइम है बच्चों, एंजाइम है। देखो यहाँ पे एज लगा हुआ है, काइनेज है, तो ये क्या है हमारा एंजाइम है, और साइक्लिन हमारी क्या है, ये हमारी प्रोटीन्स हैं। दोनों का काम क्या है, दोनों जो है साथ में मिलके क्या करते हैं, बोथ रेगुलेट द सेल साइकिल। तो दोनों मिलके क्या करते हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो समझने की बात है बच्चों, देखो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं बहुत ही रेगुलेटेड वे में होते हैं। इवन सिंगल सेल जो होती है हमारी, वो भी बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में डिवाइड करती है ना। तो कुछ भी अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक लेसन ले सकते हैं आप अपना लाइफ रिलेटेड, कि अगर हम अपनी लाइफ में रेगुलेशन नहीं लाएंगे, कुछ डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, तो चीज़ें परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएंगी, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को अपनी बॉडी से ही सीखने की ज़रूरत है। अगर सेल में रेगुलेशन नहीं हुआ, सेल साइकिल में रेगुलेशन नहीं हुआ, तो सेल जो है अनलिमिटेड डिवाइड करेगी और क्या हो जाएगी, कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि रेगुलेशन हर जगह ज़रूरी हो, चाहे वो हमारी लाइफ हो और चाहे फिर वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो, ठीक है। तो रेगुलेशन लाइए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए। 1 मंथ एग्ज़ाम का बचा हुआ है, अच्छे से पढ़ाई करिए। आप लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों साइक्लिन और सीडीके कैसे काम करते हैं। अच्छा बच्चों, साइक्लिन जो है ना, ये क्या है, अभी मैंने बताया कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन है। इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, यानी कि ये ऑसिलेट करता रहता है पूरी सेल साइकिल के दौरान। तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन राइज भी कर सकता है एंड फॉल भी कर सकता है ड्यूरिंग सेल साइकिल, ड्यूरिंग द सेल साइकिल। लेकिन जो सीडीकेज होते हैं बच्चों, सीडीकेज, इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनका कंसंट्रेशन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ बच्चों, इनका शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों को इतना शॉर्ट फॉर्म में इतना एक्यूरेटली कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो साइक्लिन का क्या है कि इनका कंसंट्रेशन हमेशा राइज करता रहेगा, फॉल करता रहेगा ड्यूरिंग सेल साइकिल, और सीडीकेज जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। अब काम कैसे होता है बच्चों, सीडीके कैसे काम करेगा, जब उसमें साइक्लिन जो है बाइंड करेगी, तो इनको फंक्शन करने के लिए क्या होगा, अब ये एक, मान लो ये हमारा एक सीडीके है, ठीक है, ये क्या है, एक सीडीके है। ये किस स्टेज में है, ये है अभी इनएक्टिव स्टेज में। अब इनएक्टिव क्यों है, इनएक्टिव सीडीके है, क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें अभी साइक्लिन नहीं बाइंड है, इसमें जो है साइक्लिन नहीं बाइंड है। अब इसको बाइंड करने के लिए क्या चाहिए, साइक्लिन चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तभी काम कर सकता है जब इससे जो है साइक्लिन बाइंड होगी, क्योंकि ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है।
तो ये अभी हमारा साइक्लिन इनएक्टिव स्टेज, ये CDK हमारा अभी इनएक्टिव स्टेज में है। और फिर क्या होगा, ये जो है इस तरह से इससे बाइंड कर लेगी, इस तरह से हमारी जो है साइक्लिन। और ये क्या बन गया हमारा साइक्लिन, ये हमारा बन गया बच्चों CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बन गया। और अब ये क्या होगा, ये जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में आएगा। ये कैसे फॉर्म में आएगा बच्चों, यहाँ भी एक पॉइंट होता है, थोड़ा सा हायर लेवल की बात है, ये अभी पार्शियली एक्टिवेटेड है, ठीक है, ये पार्शियली ही एक्टिवेटेड है। अभी क्या होगा, अभी एक CAK एंजाइम आएगा, ये साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज होता है, ये क्या कर देगा, ये इसमें कर देगा फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद जो है ये हमारा CDK जो है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाएगा। CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो है वो फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाएगा जब इसमें क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ठीक है। और फॉस्फोराइलेशन कौन करेगा, ये जो हमारा CDK एक्टिवेटिंग काइनेज है, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से साइक्लिन्स होते हैं, कौन कौन से CDK होते हैं पूरी सेल साइकिल के दौरान। तो जीवन फेज में होते हैं कौन से साइक्लिन और CDK हमारे, जीवन फेज में होता है बेटा साइक्लिन जो है वो D होता है, और CDK जो है वो हमारे होते हैं 4 और 6। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। जीवन फेज में जो है क्या होता है, साइक्लिन जो है वो कौन सा होता है, D होता है। और CDK कौन सा होता है, CDK यहाँ पे होता है 4 और 6, ठीक है। 4 और 6 साइक्लिन CDK होते हैं। तो ये 4 और 6 CDK और साइक्लिन जब आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तब जो है ये जीवन में सेल हमारी जो है क्या होगी, वो प्रोसीड करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर साइकिल को ट्रांसफॉर्म करना है, आगे से S फेज में ले जाना है, तो एक हमारा साइक्लिन होता है E और CDK2। तो E और CDK2 जो है ये क्या करते हैं, साइकिल को ले जाते हैं जीवन से S फेज में। तो ये क्या हमारे क्या कर रहे हैं, जो है सेल साइकिल को प्रोसीड करा रहे हैं जीवन से S फेज में। तो यहाँ पे ये हमारे साइक्लिन हैं जो है E और CDK2। फिर उसके बाद जो है S फेज में कौन सी साइक्लिन होती है, S फेज में होती है साइक्लिन A और CDK2। तो S फेज में कौन सी साइक्लिन है बच्चों, A और CDK2। तो साइक्लिन A और CDK2 जब आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो सेल जो है हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगी। उसके बाद जब ट्रांसफॉर्म कराना होगा सेल को, S फेज से G2 फेज में ले जाना होगा, तो हमारी कौन सी साइकिल यहाँ पे CDK और साइक्लिन होंगे, साइक्लिन जो है होगी वो B और A। साथ ही साथ इसमें कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, CDK1। साथ ही यहाँ पे जो साइक्लिन B है वो साइक्लिन B एंड जो CDK1 है हमारा, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल को ले जाने के लिए M फेज में। जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो सेल जो है वो हमारी M फेज में एंटर कर जाएगी। तो इसे साइक्लिन को याद करने का एक निमोनिक है, इस तरह से याद रख लेंगे, DEAB। तो ये हमारी DEAB ये सब हमारी क्या है बच्चों, ये है हमारी जो है साइक्लिन DEAB, ठीक है। तो कैसे, जीवन में DS और G1 to S ट्रांजिशन जो है, G1 to S ट्रांजिशन स्टेट में कौन सी है, E है। फिर S में कौन सी है हमारी, A है। और फिर हमारी G2 में कौन सी है, वो B है। और G2 to M ट्रांजिशन में भी B ही रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। हालांकि बच्चों ये जो नाम दिया हुआ है साइक्लिन का, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन सी साइक्लिन होती है, DEAB। और जो ये CDKs हैं 4, 6, E, CDK2, 2, 1,
ये नहीं पूछा जाता है नीट के एग्ज़ाम में। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लासेस की बात हो गई, तो ये नहीं पूछा जाता है। स्टिल आप लोग याद रख लेना, क्योंकि क्या ही जाता है DEAB याद रखने में। अगर पूछ लिया गया तो फिर आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं बच्चों चेक पॉइंट्स की। तो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। साइक्लिन्स आर रेगुलेटरी प्रोटीन हुज कंसंट्रेशन राइजेस एंड फॉल, ऑसिलेटेट करती है थ्रू आउट द सेल साइकिल। CD की क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। ये वो एंजाइम है जो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं लेकिन इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं विदाउट साइक्लिन के। तो अगर CD के जो है सेल में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, अभी उनमें कुछ काम नहीं हो रहा है। उनमें काम तभी हो पाएगा जब वो साइक्लिन से बाइंड करेंगे। बिना साइक्लिन से बाइंड किए वो हमेशा इनएक्टिव स्टेज में ही रहेंगे। और जब साइक्लिन से बाइंड करते हैं स्पेसिफिक CD के, तो क्या होता है? एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिव साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स जो है फास्फोराइलेट कर देते हैं टारगेट प्रोटीन को। इससे क्या होती है? सेल जो है वो नेक्स्ट फेज में एंटर करती है। अब चेक पॉइंट्स की बात करेंगे बच्चों। चेक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? चेक पॉइंट्स आर कंट्रोल पॉइंट वेयर सेल चेक्स इफ एवरीथिंग इज रेडी बिफोर प्रोसीडिंग। तो चेक पॉइंट्स का क्या मतलब है बच्चों? सेल जो है वो चेक करती है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो उसको नेक्स्ट फेज में एंटर कराया जाए। मान लो सेल जो है हमारी क्या है कि जो है जीवन फेज में है, ठीक है। तो अब जो है चेक पॉइंट्स का क्या काम होगा? जो जीवन हमारा चेक पॉइंट होगा वो क्या करेगा? वो देखेगा सेल में प्रॉपर जो है ग्रो हुई है कि नहीं, प्रॉपर ग्रोथ है कि नहीं है, ठीक है, प्रॉपर जो है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुई है कि नहीं, कि सेल का रिप्लिकेशन हो सके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं। और चेक करेगी कि जिस जो है DNA का रेप्लिकेशन होना है वो DNA जो है रिपेयर्ड है कि नहीं, उसमें कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं कोई म्यूटेशन तो नहीं है। जब ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी तो फिर सेल जो है हमारी नेक्स्ट फेज में प्रोसीड करा दी जाएगी, जिसे एस फेज कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। फिर नेक्स्ट हमारा चेक पॉइंट कौन सा होता है बच्चों? नेक्स्ट चेक पॉइंट होगा हमारा G2। अब यहाँ पे क्या चेक होगा? यहाँ पे चेक होगा कि सेल जो हमारी रेप्लिकेट होके आई है वो प्रॉपरली जो है रेप्लिकेट हुई है कि नहीं, यानी कि कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गया ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे DNA की रिपेयरिंग होगी अगर कोई जो है म्यूटेशन हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी चेक किया जाएगा कि सेल के पास सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन्स हैं कि नहीं है, क्योंकि सेल को अभी M फेज में जाना है। उसके बाद जो है हमारा थर्ड वाला जो चेक पॉइंट आता है वो कहाँ आता है बेटा? M फेज में आता है। स्पिंडल चेक, जब स्पिंडल फॉर्मेशन होता है और जब स्पिंडल का अटैचमेंट हो जाता है ड्यूरिंग मेटाफेज, तो जब जो है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो, तो सेल जब मेटाफेज के दौरान इक्वेटोरियल प्लेट पे इस तरह से जब क्रोमोसोम का अलाइनमेंट हो जाता है और ऊपर नीचे से जो है स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड फेज में M फेज में यहाँ पे क्या होगा? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स काम करता है। अगर स्पिंडल फाइबर प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ है तो ही जो है एनाफेज में फर्दर उसको प्रोसीड किया जाएगा और सेपरेशन होगा। अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुआ है तो फिर एनाफेज में क्या होगा? सेपरेशन नहीं होगा क्रोमोसोम का, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ थर्ड जो है होता है हमारा चेक पॉइंट कौन सा? M फेज पे। तो कौन से हमारे 3 चेक पॉइंट होते हैं बच्चों? 3 चेक पॉइंट हमारे होते हैं। पहला होता है हमारा G1 फेज, दूसरा होता है हमारा G2 और तीसरा होता है कौन सा? हमारा M फेज में, मेटाफेज में। लेट मेटाफेज में, मोर एक्यूरेटली, जिसमें जो है अलाइनमेंट हो जाता है मेटाफेजिक प्लेट में, ठीक है। तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली अरेंज हुए हैं, प्रॉपरली अटैच हुए हैं कि नहीं, जो हमारे काइनेटोकोर्स हैं वहाँ से। मान लो एक काइनेटोकोर से 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, एक तरफ से एक भी नहीं अटैच हुआ, तो इस तरह से क्या होगा कि जो है एक तरफ जो है दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड चले जाएंगे। अगर सेल हमारी प्रोसीड हो गई एनाफेज में तो क्या हो जाएगा? डिफेक्ट हो जाएगा ना। फिर एक में जो है एन्यूप्लाइडी हो जाएगी, एक में 2 क्रोमोसोम चले गए, एक में कुछ नहीं। तो आपने कैसे सुने होंगे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी और वो सब, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये सब यहीं पे
डिफेक्ट होने की वजह से होते हैं, ठीक है, एन्यूप्लाइडी हो जाती है। तो इसीलिए मेटाफेज में जो है क्या होता है, चेक होता है। और यहाँ पे जो जब चेक हो जाता है कि स्पिंडल फाइबर ठीक से अटैच हुए हैं कि नहीं, उसके बाद ही जो है उसको एनाफेज में प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स तब तक प्रमोट नहीं करेगा एनाफेज में जब तक जो है काइनेटोकोर्स से प्रॉपर स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? देखते हैं। देयर आर 3 मेजर चेक पॉइंट्स। कौन सा? पहला है हमारा G1 चेक पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट भी इसको कहते हैं। लोकेशन क्या है इसकी बच्चों? एंड ऑफ G1 फेज, G1 के एंड में काम करेगा ये। क्या चेक किया जाता है? सेल का साइज, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर, डीएनए डैमेज। तो यहाँ पे G1 में क्या क्या चेक किया जाएगा? सेल का साइज कैसा है, न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं कि नहीं, और डीएनए कहीं डैमेज तो नहीं है। और यहाँ पे कौन से रेगुलेटर हैं बच्चों? अभी मैंने बताया साइक्लिन और सीडीके यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। तो कौन सी साइक्लिन होगी यहाँ पे? साइक्लिन डी होगी। और सीडीके कौन से होंगे? 4+6, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हमारे की रेगुलेटर भी हैं। साथ ही जो है एक P53 भी होता है, आरबी प्रोटीन भी होती है। P53 जो होता है वो हमारा गार्जियन ऑफ जीनोम होता है। इसके बारे में हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, काफ़ी डिटेल में हो जाएगा इसके बारे में, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो सेल एंटर कर जाएगी G0 स्टेज में, या फिर क्या हो जाएगा उसमें एपोप्टोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो सेल की वहीं पर डेथ करा दी जाएगी, या तो फिर वो क्विसेंट स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक उसमें रिपेयरिंग नहीं होगी वो दोबारा से डिवीजन के लिए नहीं आएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट इन मैमेलियन सेल। वंस पास्ड सेल इज कमिटेड टू डिवाइड। तो यहाँ पे अगर सेल जो है एक बार पास कर गई तो फिर क्या है, सेल को डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये चेक पॉइंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों G2 चेक पॉइंट या G2 to M चेक पॉइंट। इसमें क्या है, एंड ऑफ G2 फेज में ये भी होता है। क्या चेक होता है यहाँ पे? डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है करेक्टली कि नहीं है, डीएनए कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, अगर है तो उसको फिर रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पे कौन से साइक्लिन हमारे काम करेंगे? साइक्लिन ए और CDK1, साइक्लिन बी और CDK1। तो बच्चों जो हमारा साइक्लिन बी एंड CDK1 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो ये हमारा कहाँ काम कर रहा है बच्चों? ये हमारा काम कर रहा है G2 में। अगर जो है डीएनए परफेक्टली रिपेयर है तो ही जो है सेल हमारी माइटोसिस में इंटर करेगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं एंटर करेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। सीधे एक क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर में कौन सी साइक्लिन्स होती हैं और कौन से CDK होते हैं। तो याद रखना है हमें कि साइक्लिन बी होती है और साथ ही साथ CDK जो होता है वो 1 होता है। साइक्लिन बी और CDK1 को मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर कहते हैं, और कभी कभी जो है इसको माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर भी कह देते हैं। तो याद रखना है, ठीक है। अगर माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर पूछ लिया जाए इंस्टेड ऑफ मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, ठीक है। ये है माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। अब क्या होगा, अगर डीएनए डैमेज है तो फिर उसकी रिपेयरिंग होगी। अगर रिपेयरिंग करने लायक है तो रिपेयरिंग होगी, अगर नहीं रिपेयर करने लायक है तो क्या कर दी जाएगी? एपोप्टोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड चेक पॉइंट कौन सा है हमारा? M चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, मेटाफेज चेक पॉइंट। यहाँ पे क्या है, मेटाफेज में जो है माइटोसिस के मेटाफेज में चेक पॉइंट है ये हमारा। यहाँ पे क्या चेक होगा? क्या सभी क्रोमोसोम प्रॉपरली अटैच हुए हैं माइटोटिक स्पिंडल से? जो हमारे इस तरह से यहाँ से हमारे माइटोटिक स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और जो हमारे अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, यह है काइनेटोकोर। तो ये यहाँ से अटैच हुआ है प्रॉपरली, इधर से भी इस तरह से प्रॉपरली अटैचमेंट हुआ है कि नहीं, ये चेक किया जाएगा। मान लो यहाँ से ये अटैच है, ठीक है, एक और काइनेटोकोर से ये दूसरा स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया और इधर से कोई अटैचमेंट हुआ ही नहीं,
तो क्या होगा इससे बच्चों, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, एक सेल में जो है दोनों क्रोमेटिड चले जाएंगे और एक सेल के पास कोई क्रोमेटिड नहीं जाएगा, तो वहां पे जो है क्रोमोसोम हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से ये होता है। तो यहाँ पे क्या चेक किया जाएगा, यहाँ पे की रेगुलेटर कौन सा होता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये क्या है, की रेगुलेटर है, यहाँ पे की रेगुलेटर है यहाँ पे ये, ठीक है। और भी हैं मेटू व प्रोटीन, तो ये सब हमें नहीं पूछा जाता है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ है, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, अभी आप लोग परेशान हो जाओगे बिना मतलब में। तो यहाँ पे जो की रेगुलेटर है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है, इसीलिए मैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रही हूँ। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे की रेगुलेटर है, अगर प्रॉपर स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट हुआ है काइनेटोकोर से तभी जो है उसको प्रमोट किया जाएगा एनाफेज में, अगर नहीं हुआ है तो फिर सेल जो है हमारी मेटाफेज में ही रुक जाएगी। फिर होगा क्या, एनाफेज जो है वो हमारा डिलेड हो जाएगा, अगर प्रॉपर अटैचमेंट नहीं हुआ है तो एनाफेज हमारा यहाँ पे डिले हो जाएगा, ठीक है। पहले प्रॉपर अटैचमेंट होगी, उसी के बाद ही एनाफेज होगी। तो याद रखने के लिए ट्रिक है, G1 में क्या होता है, साइज प्लस डीएनए डैमेज चेक होता है। G2 में क्या होता है, रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, डीएनए डैमेज चेक किया जाता है। और M में क्या किया जाता है, क्रोमोसोम का अटैचमेंट चेक किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी कौन कौन सी चेक पॉइंट है, G1, G2 एंड M, इसको याद रखना है, याद रखना है, इसको काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया बच्चों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया जो, एक बार मैं समराइज कर देती हूँ थोड़ा सा। हमने देखा सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के दौरान कई सारे इंटरफेज और एम फेज दोनों के दौरान क्या है कि हमारे 3 चेक पॉइंट्स काम करते हैं पूरी सेल साइकिल में, ताकि सेल साइकिल को रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। तो ये इंटरफेज जो है हमारी क्या है, 3 फेजेस में डिवाइड है, G1 G2। G1 ग्रोइंग फेज होती है जिसमें सेल ग्रो करती है, नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करती है और डिसाइड करती है कि उसे डिवाइड करना चाहिए कि नहीं। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में देखा जाता है कि जो सेल है वो हमारी ग्रो नहीं, G2 में सेल और ग्रो करेगी, प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस होगी, और साथ ही साथ चेक किया जाएगा कि जो डीएनए हमारा आया है रेप्लिकेट होके उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। फिर एम फेज में क्या होता है, जो है एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 फेजेस होती हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आती है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि सेल जो है फिजिकली 2 सेल में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया साइक्लिन और सीडीकेस के बारे में, मैंने बताया कि साइक्लिन्स क्या होते हैं, सीडीके क्या होते हैं। साइक्लिन रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं और सीडीके क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं साइक्लिन पे अपने एक्टिवेशन के लिए। तो जब तक इनसे सीडीके से साइक्लिन बाइंड नहीं करेंगे, सीडीके हमारे इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन राइज एंड फॉल होता रहता है सेल में, जबकि जो सीडीके हैं हमारे वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, बस कॉन्स्टेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं तब तक जब तक कि उनसे साइक्लिन बाइंड नहीं करती। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा डिफरेंट सीडीके और काइनेज, जो साइक्लिन काइनेज, जो डिफरेंट साइक्लिन है और सीडीके है वो मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे, और मैंने एक आप लोगों को छोटी सी ट्रिक बताई DEAB करके याद रखने को, ठीक है। तो इसको याद रखना है, G1 टू S ट्रांजिशन S और G2, तो DEAB याद रखना है बच्चों। फिर सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स पढ़े हमने, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 चेक पॉइंट्स पढ़ाए, G1, G2 और M। G1 में क्या चेक किया जाएगा, सेल साइज सही है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, और जो है ग्रोथ फैक्टर सही है कि नहीं, डीएनए डैमेज तो नहीं। कौन कौन सी यहाँ पे हमारे साइक्लिन काम करेंगे, साइक्लिन जो है हमारा वो D होगा, और CD के हमारे 4 और 6 होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे P53 RB प्रोटीन ये सब भी काम करते हैं चेक पॉइंट्स के लिए, रेगुलेशन के लिए, लेकिन इन सब से हमको कोई काम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सेल हमारी कहाँ जाएगी, G0 फेज में चली जाएगी या फिर एपोप्टोसिस हो जाएगी।
ठीक है। अगर सेल जो है एक बार जीवन में एंटर कर गई तो फिर उसको एंटर करना है, जीवन से अगर आगे चली गई सेल हमारी तो फिर ये समझ लो कि उसको जो है अब डिवाइड करना है, कमिटेड टू डिवाइड हो गई है। तो इसीलिए ये चेक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है। यहाँ से सेल वापस भेज दी जाती है क्विसेंट स्टेज में, और स्टार्ट चेक पॉइंट भी इसको कहते हैं। फिर दूसरा मैंने आपको G2 बताया, ये G2 जो है एंड ऑफ G2 फेज में इसको चेक किया जाएगा। इसमें डीएनए के रेप्लिकेशन को चेक किया जाएगा कि करेक्टली हुआ है कि नहीं, डीएनए तो नहीं डैमेज है। फिर साइक्लिन ए CDK1 यहाँ पे काम करेगा, और साइक्लिन B CDK1 भी काम करता है। तो साइक्लिन B CDK1 कहाँ काम करेगा, G2 to M ट्रांजिशन स्टेज में काम करेगा बच्चों ये, और इसको क्या कहते हैं, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर कहते हैं। अगर कोई डिफेक्ट है तो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर आगे जाने ही नहीं देगा सेल को, ठीक है, एम फेज में एंटर नहीं करने देगा। लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, एम चेक पॉइंट देखा था, जिसको स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट भी कहते हैं या मेटाफेज चेक पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे जो की रेगुलेशन होता है वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है, और ये जो चेक पॉइंट हमारा होता है वो काम कहाँ करता है, ये मेटाफेज में काम करता है, और मेटाफेज में काम करता है। और क्या काम करता है कि स्पिंडल फाइबर जो है प्रॉपर काइनेटोकोर से अटैच हुए हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक काइनेटोकोर से दो स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं, या फिर एक काइनेटोकोर से एक भी स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हुआ है। तो इस तरह से सेल को एनिप्लॉइडी से बचाने के लिए क्या किया जाता है, ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स हमारा काम करता है। नेक्स्ट जो है, ये एक नीट की ट्रिक थी, सिंपल। G1 में साइज और डीएनए डैमेज चेक करेंगे, G2 में रेप्लिकेशन और डीएनए डैमेज चेक करेंगे, M में क्रोमोसोम का अटैचमेंट चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, इनको सॉल्व करेंगे। ये सारे PYQs हैं। When a cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? देखो, अगर सेल जो है हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में एंटर कर चुकी है और उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होने जा रहा है, तो फिर हमारा कौन सा चेक पॉइंट वहाँ पे एक्टिवेट होगा? G1 इसका कोई काम नहीं है अब, क्योंकि ये जो है यहाँ से सेल हमारी आ चुकी है, ये स्टार्ट पे काम करता है, और यहाँ से सेल हमारी आगे प्रोसीड हो चुकी है S फेज में। तो इस चेक पॉइंट के काम करने का कोई काम नहीं बनता। आगे जो चेक पॉइंट आएगा वो हमारा काम करेगा। तो कौन सा चेक पॉइंट हो जाएगा हमारा, G2 to M। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगी। ये दो बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, ये इसका सही ऑप्शन G2 to M हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है ये एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है जो जरूरी है प्रॉपर माइटोसिस के लिए एनिमल सेल्स में। अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर। अब मान लो APC ही डिफेक्टिव है, यही डिफेक्टिव है, तो क्या होगा, चेक नहीं हो पाएगी सेल हमारी कि उसमें सही से जो है अलाइनमेंट हुआ है कि नहीं प्रॉपर। तो क्या हो जाएगा हमारी यहाँ पे, क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है बच्चों, है ना, क्योंकि कंडेंसेशन तो वो शुरुआत में ही होता है, कॉम्पैक्ट होते हैं क्रोमोसोम हमारे प्रोफेज में ही। रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम विल नॉट, अगर रिकॉम्बिनेशन की हमने कोई बात नहीं करी, डुप्लीकेशन भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्रोमोसोम हमारे सेग्रीगेट नहीं होंगे। क्रोमोसोम जो है वो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे, सेग्रीगेट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर इज, क्या होता है, साइक्लिन B प्लस CDK1, ये हमारे क्या होते हैं, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर होते हैं। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, साइक्लिन B CDK1, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस आर, ये दोनों क्या होते हैं, टू की क्लासेस ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल दैट डिटरमाइन अ सेल्स प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन एकदम सही है। प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन नहीं है, मीडिएटर ऑफ अपोप्टोसिस नहीं है, इन्वॉल्व ओनली इन कैंसर, ये सब नहीं है। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो सेल साइकिल है हमारी वो दो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल से रेगुलेट होती है। एक है हमारी साइक्लिन रेगुलेटरी प्रोटीन, और दूसरा है हमारा काइनेज
जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, ये दोनों क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि सेल जो है प्रोग्रेस कर रही है थ्रू आउट सेल साइकिल की नहीं। ठीक है, ये दोनों मिलकर के सेल साइकिल को मॉनिटर करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फर्स्ट वाला। तो बच्चों यही था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एक बार आप लोग एग्जाम से पहले इस सेशन को वॉच जरूर करिएगा, तो आप लोगों के 8 से 12 नंबर के क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दूँ, क्योंकि ये पोर्शन जो है बच्चों का काफ़ी वीक रहता है। मैं सोच रही थी कि इसको भी मैं एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन करा दूँ, ताकि बच्चों को यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो रही हो वो ठीक हो जाए और एग्ज़ाम में कोई स्ट्रेस ना क्रिएट हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस चैप्टर को मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को करा दूँ। ठीक है, और उसके PYQs भी साथ में देख लेंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ जो है लाइक शेयर करिएगा वीडियो को जितना से जितना हो सके, और साथ ही साथ जो है अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बच्चों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।